हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका बेसिकली 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग इसमें आपका देख रहे थे समानता का चैप्टर। और इस समानता के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम 2 लेक्चर इस लेसन में कर चुके हैं। आज हम तीसरा और इसका अंतिम भाग का लेसन करेंगे। हमने देखा जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग आपका समुदाय के लिए विकास की परिभाषा अलग है और सबके जो विकास के लक्ष्य हैं वो भी कैसे हैं, सबसे अलग अलग हैं, सबके एक दूसरे से डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये हमने आपका इस चैप्टर के अंतर्गत देखा, इनको गौर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड। देखिए, ध्यान दें आप सबसे पहले तो, और वो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने देखा है विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार, देखिए कल हम एक एवरेज की बात कर रहे थे, औसत इनकम की, कि विभिन्न आपका देशों में राज्यों की तुलना करने पर वो आप कंपैरिजन की स्थिति पर हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने यह देखा विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण और मापदंड। जैसे हमने देखा देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49 से 300 प्रति वर्ष, यानी कि या तो आपकी $49 हो, डॉलर हो, क्षमा चाहूंगा क्या हो, आपका $49 हो या 300 प्रति वर्ष हो, उससे अधिक हो तो उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और अन्य उनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति व्यक्ति या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। यानी कि अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें 2019 के अनुसार तो 49 आपका 300 प्रति डॉलर, अगर इससे कम है तो हम उसको गरीब मानते थे। लेकिन वर्तमान में कुछ चेंजेस है इसमें, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का यूएस डॉलर में 2500 प्रति व्यक्ति आय से कम है तो हम उसे क्या समझेंगे कि वह आपका निम्न आय वाला देश कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम कि ये क्या है, आपका निम्न आय वाला आपका देश है। क्लियर है? ये हमें समझने की, गौर करने की आपका जरूरत है और उसको देखने की और बहुत अच्छे से महसूस करने की भी आवश्यकता है। भारत मध्य आय वर्ग वाले देश में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल यूएस डॉलर में 6,700 प्रति वर्ष थी। कितनी थी? 2019 में अगर आप देखो तो आपका प्रति व्यक्ति आय 6,700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध आपका देशों में, जिनमें पूर्व मध्य के और देश हैं, कुछ देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश माना जाता है। कह रहे इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आमतौर पर आपका जो आपका डेवलपिंग नेशन है या आपका डेवलपिंग कंट्री के रूप में आप इन्हें मान सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डेवलपिंग आपकी कंट्री है या फिर आपका डेवलपिंग नेशन है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो ये था यूएस डॉलर में। अब देखिए थोड़ा सा इसको और गौर करके हमको देख लेना चाहिए औसत आय किसको कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है देश की आय में लिखा है नागरिकों की आय, और कैसे हम एवरेज इनकम निकालते हैं उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज इनकम क्या है, कैसे हम उसका कंपैरिजन करेंगे, क्या उसकी तुलनात्मक अध्ययन होगा, इसको देख सकते हैं। देखिए एवरेज आय अगर हम बात करें हर देश के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की आपकी रिपोर्ट है, डेवलपमेंट रिपोर्ट रिपोर्ट उसके अनुसार क्या है, अलग अलग जो है ये आय हो सकती है, और आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़े।
चलिए ध्यान दें आप। अब बात करेंगे आय और अन्य जो मापदंड है उनको हम देखेंगे। ठीक, देख लिया आपने, याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो हम पाएंगे कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना आजादी चाहते हैं। उन्हें क्या चाहिए? दूसरे उनकी इज्जत करें, उन्हें आपका सम्मान दें, दूसरों का व्यवहार करें और आजादी हो। उन्हें ये सारी चीजें आपकी चाहिए। क्या चाहिए उनको? ये सारी चीजें। अगर उनको ये सारी चीजें मिलती हैं तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। यानी को सबको क्या चाहिए? एक बाप का गरिमा के साथ आपको जीवन जीने की इच्छा है जो उनको चाहिए। और सब लोगों का यही डिमांड रहता है कि क्या हो, एक हम बाप के गरिमा में अपना जीवन क्या कर सकें, जी सकें। ठीक, इसी को सारी चीजें देखी जाती हैं, ये सारी चीजें आपका फॉलो करी जाती। चलिए आगे बढ़े। जैसे कि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं कि इसी प्रकार जब हम किसी देश या किसी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को के विषय में भी सोचते हैं कि इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं और आपका जो है विचार करते हैं। ठीक, ये हमें आपका देखना चाहिए कि और बहुत सारे लक्ष्य कौन से हैं और किन को हम फोकस भी कर कर चलते हैं। ये विशेषताएं हो सकती हैं। इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण कर सकते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार में प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हैं। वास्तव में ये आंकड़े बस 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अब भी इस जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीन राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार के पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में इतने रुपए कमाता है। कितने? आप ध्यान दें, 2,03,340 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में केवल औसतन कितना है? 3,38,631 रुपए कमाता है। तो यानी कि बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है अगर कंपेयर करें किसे? हरियाणा राज्य से। तो यानी कि हरियाणा में क्या है, पर कैपिटल जो इनकम है वो कैसी है बच्चों? ज्यादा है। और अगर हम कम के रूप में बात करें तो बिहार में पर कैपिटल इनकम कैसी है आपका? कम है। हरियाणा में क्या है आपका? ज्यादा है। अब देखिए इसके कुछ आपके सोशल आपके फैक्टर हो सकते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल आपके फैक्टर हो सकते हैं और ठीक कुछ आपके इकोनॉमिकल आपके स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। और आपको पता होना चाहिए हरियाणा, पंजाब, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनकी जो आय बढ़ी है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जब आई, तो ये ऐसे क्षेत्र और आपके राज्य बने जिन्होंने सबसे ज्यादा हरित क्रांति को एक्सेप्ट किया। आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कहीं मिला है तो ये ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा क्या किया है? हरित क्रांति में अपना बेनिफिट लिया है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो आपका तीनों राज्य में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम में है। यानी कि हरियाणा क्या रहेगा? आपका सबसे ऊपर और बिहार क्या रहेगा? सबसे नीचे। अब हम इन तीन राज्यों के कुछ अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तालिका 1.4 में आपका दी गई है और कह रहे हैं कि ये जो आपकी तालिका है इसमें दी गई है और आप स्पष्ट रूप से इसको देख भी सकते हैं और आप इसे बात भी कर सकते हैं कि क्या है तालिका। ठीक,
गौर करिए, देखिए इस पर, और एक एक करके हम इन सारी चीजों पर, अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग गौर करके बात करेंगे। देख लिया? देखिए, तालिका दर्शाती है, तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। यानी कि 1000 बच्चों में से, अगर 1000 बच्चे मान लीजिए आपका केरल में अगर पैदा हुए हैं, तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष की आयु भी अपनी पूरी नहीं करते, उनकी मृत्यु हो जाती है। कितना है? 1000 में से कितना लोग, कितने बच्चे? 10 बच्चे क्या होते हैं? मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, यानी कि केरल की तुलना में कितना है? दुगना से ज्यादा है। यानी कि अगर 1000 बच्चे हरियाणा में पैदा हुए हैं, क्लियर है, और वो 1 साल के अंदर कितना होगा? 1 साल भी आपका पूरा नहीं करेंगे और 30 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है। अगर आप केरल की बात करोगे तो केरल की पर कैपिटल इनकम हरियाणा की पर कैपिटल इनकम से क्या है? आपका कम है। और पर कैपिटल इनकम आपका कम होने के बावजूद भी आप देखिए हेल्थ के मामले में सबसे अच्छा है। क्या है? हेल्थ के मामले में अच्छा है। किससे? हरियाणा से। कौन? आपका पता होना चाहिए बच्चों, केरल। आगे बढ़े। तालिका 1.1 में दिखाया गया है कि जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि लोग लोग वहाँ कितना प्रसन्न होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है। आप ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे पहले जन्मदिन से पहले मर जाते हैं। यानी क्या होता है? उनका बर्थडे होता है, वो अपना बर्थडे भी नहीं देख पाते और उससे पहले मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि आंकड़े कितने वर्ष के हैं। वर्ष 2017-18 में हम बहुत पुराने समय बीत गए हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष की बात है, जब हमारे देश में बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल आपके भरे पड़े हैं। अब सोचिए, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ है। लेकिन अगर आप स्थिति को देखते हैं तो साफ पाएंगे क्या है कि हमारे यहाँ डेथ रेट कैसी है, बच्चों की आज भी ज्यादा है। यानी कि शिशु मृत्यु दर में भारत में जिस तरह की अच्छी आपका इजाफा होना चाहिए, जिस चीजें आपके जिस तरह की चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। समस्या, शिशु मृत्यु दर आपका समाप्त हो जाती है, और ये नहीं कह सकते कि जिससे आप कर रहे हैं कि आपकी शिशु मृत्यु दर क्या हो जाए? आपकी समाप्त हो जाए। तालिका 1.1 में अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जाते। और कह रहे हैं कि अगर आप तालिका को देखोगे साफ आएगा कि स्कूल में क्या होता है, आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते। यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी प्रारंभिक कक्षा लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होंगे। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी भी ये सब ना पढ़ रहे होते जो पढ़ रहे हैं। कह रहे कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, जो आप पढ़ रहे हैं वो कल आपको देखने की ना मिले, तो ये कंडीशन अलग है थोड़ी सी। ठीक। तो आज भी क्या है, स्कूल ड्रॉपिंग का केस भारत में बहुत ज्यादा है, और खास कर बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार में। अगला है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक। ये सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं?
देख लिया। आगे बढ़े। ऐसा क्यों है कि हरियाणा की औसतन आय प्रति व्यक्ति आय केरल के औसतन आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है? कह रहे हैं कि जो आप केरल की औसतन आय है वो क्या है, अधिक है, और वह आपके केरल से पीछे भी है। और कारण यह नहीं है कि आवश्यक नहीं है। जेब में रखा रुपए सभी वस्तुओं और सेवा खरीद सकते हैं जिनकी आपको बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। और कह रहे हैं कि जिनके लिए आपको बेहतर जीवन की आवश्यकता हो सकती है। नागरिक नगर नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। देखिए, कोई भी आपका सिटीजन कितना गुड्स एंड सर्विस का यूज करेगा फिजिकली रूप से, ये कोई आपका संपूर्ण रूप से नहीं बता सकता। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आप द्रवित आपके प्रदूषण मुक्त वातावरण को नहीं खरीद सकते। बिना मिलावट की दवाई आप नहीं दिला सकते जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लगेंगे। ये सब सुविधाएं पहले उपलब्ध हों। द्रव्य आपको संक्रमित बीमारियों से दूर बचाता है। जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के कदम नहीं उठाता, वास्तव में जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छे और सस्ता रास्ता इन वस्तुओं की सेवाओं को समूह के रूप में उपलब्ध कराना है। कैसा है? इन सब की समूह के रूप में उपलब्ध आपका कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानिक इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। कह रहे सामूहिक चीजें जो आपको उपलब्ध करानी है वो कहीं ज्यादा आपका सस्ता है। अथवा हर के लिए अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं कि अगर आपके गांव या इलाके में अतिरिक्त कोई और पढ़ने में आपका रुचि नहीं रखता, तो क्या तुम पढ़ोगे? शायद तब तक नहीं जब तक आपके तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कहीं वो निजी स्कूल में आपके पढ़ने के भेजने की क्षमता ना रखते हो। आप इसीलिए आप पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग नहीं ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की उपलब्ध जो सुविधा है वो उपलब्ध करानी चाहिए। इससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी भी बच्चों से बहुत से बच्चों से मुख्य रूप से लड़कियां और उच्च विद्यालय शिक्षा में भी नहीं पा लेती हैं, क्योंकि सरकार समाज के इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाती है। और क्या होता है कि सरकार इससे जितनी सारी चीजें चाहिए, पर्याप्त चीजें वो आपके उपलब्ध जो है आपका नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली ये आपको समझना है कि गवर्नमेंट को क्या चीजें, किन चीजों पर आपको फैसिलिटी है, जिन चीजों पर गवर्नमेंट को विशेष कर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज भी जितनी स्कूलिंग मात्रा में लड़कों को सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आज के समय में लड़कियां उन चीजों से आपका वंचित हो रही हैं। देख लिया। एक बार जितना पढ़ाया है आप इसको देख लीजिए। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें आगे बढ़। ठीक है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। अगर आप बात करें केरल में, तो क्या है, केरल में आपका बर्थ चाइल्ड रेट कैसा है, आपका कम है। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं 1000 में से केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की आयु पूर्ण नहीं करते। हरियाणा में कितने हैं? 30। और मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा है, झारखंड में भी काफी है। तो यह आपस का कंपैरिजन है। और कह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य या शिक्षा की मौलिक सुविधा पर्याप्त है। केरल के अंदर क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कंप्लीटेड है। एजुकेशन के लिए जो सारे फैक्टर चाहिए वो आपके लिए उपलब्ध है। इसी प्रकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के पोषण के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से बेहतर होना संभव है। और कैसे हैं कि ये सारी चीजें को जो है वो उन पर आपका बेहतर होना कैसा है, संभव है। ठीक, देख लिया। तो ये सारी चीजें आगे देखिए थोड़ा सा। क्या आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोसी का एक छोटा सा देश श्रीलंका के
हर विषय में भारत से आगे है और हम जैसे बड़े देश में विश्वास करना इतना नीचा क्रम है। तालिका 1.6 में दिखाता है कि नेपाल और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित के पीछे नहीं है। एचडीआई के परिकल्पना में बहुत से सुधारों पर सुझाव दिया गया है और मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं। लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की स्वस्थता और उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर आपका विचार करेंगे? ठीक, यानी कि मानव विकास के लिए कौन कौन से और पहलू होने चाहिए, कौन कौन सी आयाम ऐसे हैं जो होने चाहिए, उन सब चीजों पर हमारा जो है विचार करने का दायित्व है, ताकि हम लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी फंडामेंटल चीजें जो हैं, यानी कि जो मूलभूत चीजें हैं, ठीक, हम उनको ये सब चीजें क्या करा सकें, उपलब्ध आपकी करा सकें। तो ये इन चीजों पर हमको थोड़ा सा गौर करने की और देखने की कैसी है आवश्यकता है। यह आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। कह रहे देखिए छोटा सा देश है श्रीलंका, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये हर एक मामले में कैसा है, ये भारत से आगे है। तालिका 1.6 में दिखाया गया है कि नेपाल और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की संभावित आयु से पीछे हैं। एचडीआई के परिकल्पना में बहुत सारे सुधारों को सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि मानव की विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की स्वास्थ्य और उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए पहलू पर विचार करना चाहिए कि क्या पहलू हैं, हमें उन सब पहलुओं पर आपका विचार जो है वो करना चाहिए। अब है कह रहे विकास की धारणता क्या है, कि बेसिकली जो विकास है उसकी मान्यता क्या है, क्या आप उसको अजम्पशन के रूप में देखते हैं, कैसा क्या कुछ है, इसके विषय में भी हम और बहुत सारी चीजों पर हमें गौर करने की, उनको देखने की, उन पर विचार करने की कैसा है आवश्यकता है। ठीक, देखिए इसको और एक बार गौर करिए और अच्छे से आप इन पर जो है थोड़ा सा विचार भी करिए कि किस तरह की धारणता है, किस तरह की विकास के आयाम हैं, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं, जिन पर आप अच्छे से बात भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप इन सब पर, इन सारे पहलुओं पर, इन सारी चीजों पर आपका विचार करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत ही अच्छे रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी भी मान ले कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर ऊंचा हो या उससे कम भावी पीढ़ी स्तर बना सके, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार स्तर धारणीय नहीं है। कैसा है आपका वर्तमान स्तर जो है वो धारणीय नहीं है, आपका सचनेबल नहीं है। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः आपका पूर्ति जो है नहीं प्राकृतिक है, लेकिन यह भी कह रहे हैं, यह भी इन संसाधनों की आपके पूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल यदि बरसात द्वारा हो रही पूर्ति को अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधनों की अति उपयोगिता कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, इनकी पूर्ति नहीं हो सकती और कभी कभी हम नए संसाधन मिलते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ भी आपका समाप्त हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हैं, आपका लिमिटेड है। ठीक, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय आय और राज्य सीमा में दाखिल नहीं करते हैं। यह क्षेत्र देशगत के विषय में रहा है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणाएं तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे
वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अन्य समाज के मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्ति स्तर पर और समाज सदस्य में नए प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है। हम कहना चाहते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा क्या लक्ष्य है। हमें इस पर बहस जारी रखनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा जो था पूरा चैप्टर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में विकास की क्या धारणा है, लेखक किस तरह की बातें कर रहा है, विकास की क्या आयाम है जो आपके भविष्य को लेकर सोच रहा है, हमें उन सारी चीजों पर ध्यान देना है। बेसिकली हमको सामाजिक समानता की बात करनी है और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जो सुविधा है उनकी बात करनी है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।